गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने शोध प्रबंध लेखन के बारे में बताया था, आज मैं उसी के कुछ और पॉइंट्स आपके सामने आज बताने जा रही हूँ। जिसमें से है पहला संदर्भ ग्रंथ, दूसरा है सहायक ग्रंथ, तीसरा है शब्द सूची, चौथा है प्रबंध सार। कि संदर्भ ग्रंथ सूची होती क्या है, संदर्भ ग्रंथ होता क्या है। तो संदर्भ से तात्पर्य शोध की सूची से है जिसमें शोध कार्य में संदर्भित किया गया है। या ग्रंथ सूची उन सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के बारे में है जिसमें हम अनुसंधान कार्य में के दौरान हम परामर्श दिया गया है। वह कृति जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई हो, यह ग्रंथ किसी भी प्रकार के एक विषय से संबंधित होता है या किसी एक समय में प्रकाशित हुई या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुई, वह पुस्तक का हम वहाँ पर विवरण देते हैं, उसे हम संदर्भ देना बोलते हैं शोध में। तो जैसे कि इसमें विभिन्न पॉइंट है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी पुस्तक या ग्रंथ में उल्लेखित वे बातें जिनका उपयोग हम जानकारी बढ़ाने के लिए हम करते हैं। मतलब हम संदर्भ ग्रंथ देते क्यों हैं, तो हम किसी भी पुस्तक के बारे में बढ़ावा देने या उससे संबंधित हम जानकारी को बढ़ावा देने के लिए हम शोध ग्रंथ का प्रयोग हम करते हैं। फिर आता है कि विभिन्न विभिन्न तत्वों या वस्तुओं को मिलाकर कोई नया या उसके उपयोगी रूप देना। थर्ड पॉइंट आता है कि एक ग्रंथ में आई हुई ऐसी बात जिसका उपयोग लोग अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए या संदेह दूर करने के लिए करते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि भ्रम की स्थिति है या कोई संदेह की बात है, तो इसके लिए भी हम उससे भ्रम ना हो करके हम संदर्भ ग्रंथ के द्वारा उसे दिए हुए उस चीज़ को हम वहाँ प्रमाणित रूप से हम प्रस्तुत करने का हम काम करते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची में। तो संदर्भ ग्रंथ होता क्या है कि शोध प्रबंध लेखन में संदर्भ ग्रंथ लेखन उतना ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संदर्भ शोध प्रबंध की सामग्री को प्रमाणित करता है। या संदर्भ को प्रमाणित करने के कारण ही यह शोध प्रबंध किसी भी सामान्य ग्रंथ से भिन्न भी होता है। यह संदर्भ का संबंध भी प्रकाशित या अप्रकाशित सामग्री में आता है, जो हम संदर्भिका में भी संकलित की जाती है। तो इसमें विभिन्न जो बातें हैं कि शोध प्रबंध की पाद टिप्पणी के रूप में अथवा उसके पाठ में सादर्भिक या संदर्भित सामग्री की सूची। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की चयन सामग्री की सूची, जिससे हम विषय के संबंध वह सामग्री उसका प्रबंध लेखन की प्रक्रिया में हम उसका प्रयोग करते हैं। एक संक्षिप्त संदर्भ जिसमें उन ग्रंथों की सूची जिसमें हम पाठ टिप्पणी के रूप में उससे संबंधित या उपयोगी संदर्भ के रूप में हम उसे हम काम में या उसे हम उसका प्रयुक्त हम करते हैं शोध ग्रंथ में। तो संदर्भ ग्रंथ में कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है जिसके लिए हमें सूची दी या उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो हमें पहला पॉइंट आता है कि लेखक का नाम, दूसरा आता है कि पुस्तक का शीर्षक, तीसरा आता है कि प्रकाशन का विवरण और उसमें दिनांक, स्थान या प्रकाशन का नाम क्या। यदि किसी भी पत्रिका के लेख का उदाहरण दिया गया है तो उसमें उसे प्रकाशन का नाम या प्रकाशन का स्थल देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की जानकारी पहले से नहीं रहती है। और संपादित अगर ग्रंथों के संदर्भ देने की विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लेखक के शीर्षक या लेखक का नाम हम उसमें नाम हम दिया जाता है। संदर्भ सूची में उस पुस्तक की अन्य जानकारी और संपादक का नाम भी लिखा जाता है। और एक दूसरी विधि यह भी है कि दोनों सूचनाओं को अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे एक के अध्याय की दूसरे की पुस्तक की सूची दी जाती है। तो इस प्रकार से हम उसे क्रमबद्ध रूप से हम देते हैं। तो दूसरा आता है कि एक ही संपादित ग्रंथ में एक से अधिक लेखक के उद्धरण भी दिए जाते हैं, तो उसका भी हम सार संदर्भ बिना पूर्वानुमति के या एक ही स्थान पर हम अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है कि हम संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। तो किसी भी प्रकार से हम संदर्भ ग्रंथ के हम ग्रंथों को अनुवाद में भी करते हैं या अनुदित ग्रंथों को स्पष्ट अंकित करने के लिए भी हम करते हैं, जिसमें मूल ग्रंथ का नाम भी दिया जाता है और अप्रकाशित ग्रंथों का भी इसमें नाम उल्लेख किया जाना चाहिए। तो उनके शोधों को भी अंकित कर देना आवश्यक होता है। तो संदर्भ शोध प्रबंध की आवश्यक एक अंग है, क्योंकि यही उसकी प्रामाणिकता और उसके प्रतीक के रूपों में यह एक रूपता या वैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर यहाँ पर हम संदर्भ ग्रंथ देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है जैसे सहायक ग्रंथ। सहायक ग्रंथ क्या होता है कि शोध कार्य के लिए ग्रंथों की खोज भी अपने आप में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।
क्योंकि शोधार्थी को कार्य आरंभ करने से पूर्व ऐसी संभावित सूची तैयार करना आवश्यक होता है जिसके आधार पर शोध कार्य वह व्यवस्थित रूप से ले सके। तो ग्रंथों का अध्ययन करते समय लेखकों, प्रकाशकों और आदि के संस्करणों के साथ साथ लिखते जाना चाहिए, या ऐसा करने के बाद भी शोधार्थी को अंत में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। शोधार्थी को पाठकों की समस्याओं को भी ध्यान रखना चाहिए। जो शोध ग्रंथ का अनुशीलन करते समय हमें उस सामग्री की विशद अध्ययन करना चाहिए या अपने निष्कर्षों को निष्पादित करते हुए उच्च स्तर की सामग्री शोध ग्रंथ में हम प्रतिपादित करना चाहिए। आजकल शोधार्थियों में एक गलत धारणा बनी हुई है कि अगर सहायक ग्रंथ बहुत अधिक विशाल हो तो होनी चाहिए, जो कि उचित नहीं है। अगर सहायक ग्रंथ आपके पास कम भी है पर आप बहुत सारे जैसे संदर्भित ग्रंथों या अन्य और आधार ग्रंथों की भी सहायता लेके आप अपना शोध का कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो शोध को प्रमाणित करने के लिए अधिकाधिक ग्रंथों के उदाहरण देने चाहिए या सहायक ग्रंथों की संख्या में अनावश्यक बहुलता नहीं होनी चाहिए, चुने हुए ग्रंथों का उल्लेख होना चाहिए। तो शोधार्थियों को ऐसे ही विभिन्न जो नवीन हो सके या वैज्ञानिक हो सके ऐसी सामग्रियों को प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सत्यता पूर्ण हो और वैज्ञानिक रूपता से वह सटीक हो। तो कुछ अनुसंधान करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकें ऐसी लें कि जो चर्चित हो और जिनमें पॉइंट्स बहुत अच्छे हो। तो शोधार्थी को उस प्रकार से वैसा काम करना चाहिए और इस प्रकार से सामग्रियों का संकलन अपने शोध में करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शब्द सूची क्या होती है। शब्द सूची का अर्थ होता है कि शोध ग्रंथ में एक विशेष महत्व होता है जिसमें हम उच्च एवं समृद्ध शोध सूची से हम शोधार्थी को ग्रंथ का अध्ययन में उचित मार्गदर्शन मिले तथा आलोचक को भी समीक्षा में सहायता प्राप्त हो। तो सूची बनाते समय शोधकर्ता को अपने पाठकों को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि वह स्वयं पाठक होता तो क्या निर्मित सूची उसके माध्यम से वह पृष्ठों में दिए जाती या सामग्री को किस प्रकार से अपने शब्द सूची से प्राप्त कर पाता। तो हमें उसे आकार अनुसार उसे क्रमबद्ध तरीके से हमें शब्दों को हमें संजोकर उसे देना चाहिए। परिभाषित एवं विशिष्ट शब्दावली को भी प्रयोगों को और उसे अक्षर क्रम से देनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रबंध सार क्या होता है कि शोधार्थी को प्रबंध को साथ साथ उसका सार भी प्रस्तुत करना पड़ता है कि अतः शोधार्थी श्रम की बचत हेतु प्रबंध के उपसार को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हुए यह उचित नहीं है कि सार के अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के प्रतिपाद्य का पुनर्लेखन करना चाहिए, क्योंकि मूल प्रबंध की अपेक्षा सार का अधिक महत्व है और सार पर भी शोधार्थी की दृष्टिपूर्णता केंद्रित समझी जाती है। तो परीक्षक के पास प्रबंध के प्रति के साथ साथ सार की प्रति भी भेजी जानी चाहिए ताकि वह पहले सार पढ़कर एक धारणा बना ले और वह मूल प्रबंध का अध्ययन आरंभ कर ले। तो इस दिशा में शोधार्थी को मतलब असावधानी नहीं बरतनी चाहिए और सावधानी पूर्वक उसका निर्णय उसे करना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है शोध प्रबंध का लेखन। फिर कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने